नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया। कल प्रस्ताव पर मतदान का आदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 7वीं वर्षगांठ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी को स्थानीय भाषा का नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में कल संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूल के छात्रों के एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7.5% आरक्षण देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नए मंत्रियों की बहाली के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन में 11 अप्रैल को भारत अमेरिका के बीच 2+2 संवाद में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। ये प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा आघात है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की पीठ ने कल सर्वसम्मति से ये फैसला दिया। न्यायालय ने नेशनल असेंबली बहाल किए जाने का आदेश दिया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा को निरस्त घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली का सत्र कल 9 अप्रैल को बुलाया जाए और इसे प्रस्ताव पर मतदान होने तक स्थगित न किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद इमरान खान को हटाया जाता है तो उसी सत्र में सदन के नए नेता का चुनाव होना चाहिए। न्यायालय के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और राष्ट्र को संबोधित करने की भी घोषणा की है। यदि इमरान खान को पद छोड़ना पड़ता है तो वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। रविवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ मिनट पहले ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने प्रस्ताव को संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज किया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना से छोटे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली है और बिल्कुल निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 18.60 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए 34 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। महिला उद्यमियों को कुल ऋण का लगभग 68% स्वीकृत किया गया है। लगभग 22% ऋण नए उद्यमियों को दिया गया है। इस योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की है और जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने स्वरोजगार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना के साथ साथ लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एमबीबीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% सीट आरक्षित करने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। आदेश के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने कल ये फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि इस आदेश को जारी करते हुए सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। निर्णय में यह भी कहा है कि सरकारी स्कूलों के छात्र निजी या सरकारी मदद से चल रहे स्कूलों की तुलना में गरीब और कमजोर वर्ग से आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की सफल राजकीय यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं।
1 से 7 अप्रैल तक तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा के दौरान श्री कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सैदर बर्दीमुहामेदोव और नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति कोविंद की तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद की यात्रा के दौरान 4 समझौता ज्ञापनों सहित प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। तुर्कमेनिस्तान के वित्त मंत्रालय की वित्तीय निगरानी सेवा और भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों और मित्रता के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एम्स्टर्डम में नीदरलैंड के राजा और रानी ने राष्ट्रपति का उत्साहपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी को स्थानीय भाषा के रूप में नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। गृह मंत्री कल नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को समिति की रिपोर्ट का 11वां खंड भेजे जाने की स्वीकृति दी। उन्होंने राजभाषा समिति की कार्यगति की सराहना करते हुए कहा कि एक कार्यकाल में राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट भेजा जाना सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभाषा को सरकार संचालन का माध्यम बनाने का निर्णय लिया है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। गृह मंत्री ने सदस्यों को बताया कि इस समय मंत्रिमंडल के एजेंडे का 70% मसौदा हिंदी में तैयार होता है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पूर्वोत्तर के 9 जनजातीय समुदायों ने अपनी बोली की लिपि को देवनागरी में परिवर्तित किया है। इसके अलावा 8 पूर्वोत्तर राज्यों ने 10वीं कक्षा तक विद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य बनाने की भी सहमति दी है। भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। आज का दिन प्रधानमंत्री आवास योजना को समर्पित रहेगा, जबकि कल पखवाड़े के पहले दिन आयुष्मान भारत योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। नई दिल्ली में पार्टी के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने संवाददाताओं को बताया कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने में काफी सहायक रही है। योजना के तहत स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं और इनमें लोग स्वास्थ्य की जांच के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी ले रहे हैं। डॉक्टर पवार ने कहा कि कुछ राज्यों में लोगों को आयुष्मान भारत योजना के लाभों से वंचित रखा गया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अनुरोध किया कि इन योजनाओं का लाभ राज्यों की जनता तक पहुंचने दें। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए पहले कभी आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं लाई गई थी। कोरोना संकट के दौरान भी लोगों ने इस योजना के तहत जांच और इलाज कराया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आधारभूत स्वास्थ्य संरचना अभियान के अंतर्गत आधुनिक स्वास्थ्य ढांचा निर्मित किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजना पहले कभी नहीं थी और कोविड महामारी जैसे संकट में भी लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया। 100 करोड़ परिवारों तक अर्थात लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा मुफ्त मुहैया कराना यह आयुष्मान भारत का मुख्य बिंदु है। यह कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और इसी कारण से पूरे विश्व में अगर सही मायने में देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में पूरे विश्व का अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट कोई है तो वो आयुष्मान भारत है हिंदुस्तान का। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। देश भर में कोविड टीकाकरण 185 करोड़ 36 लाख की संख्या पार कर गया है। कल 14,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 2 करोड़ 10 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है। केरल में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए इससे जुड़े प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस संबंध में जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मास्क और स्वच्छता बरतने जैसे उपायों का पालन अभी जारी रहेगा। इस बीच कल केरल में 291 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 323 लोग संक्रमण से ठीक हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए कल अपने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया।
कैबिनेट बैठक के बाद सभी 24 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार नए मंत्री 11 अप्रैल 2022 को शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल में नवगठित 26 जिलों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व होने की संभावना है। राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे। 9 या 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करने वाले नामों की अंतिम सूची सौंपने के लिए मुख्यमंत्री के फिर से राज्यपाल से मिलने की संभावना है। राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया। कल प्रस्ताव पर मतदान का आदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 7वीं वर्षगांठ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी को स्थानीय भाषा का नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में कल संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7.5% आरक्षण देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नए मंत्रियों की बहाली के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को वाशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 संवाद में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान। अमेरिकी सीनेट ने केंटजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी। इस पद पर नियुक्त होने वाली वे पहली अश्वेत महिला होंगी। कोरिया बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला जारी है। पीवी सिंधु भी आज ही अपनी चुनौती पेश करेंगी और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत में भाग लेंगे। इस 2+2 संवाद में श्री जयशंकर और श्री राजनाथ सिंह भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस बातचीत से दोनों देशों की विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित द्विपक्षीय एजेंडे की व्यापक समीक्षा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। दोनों देश परस्पर हित के मुद्दों के समाधान के लिए साथ मिलकर काम करने के उपायों पर भी विचार करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ अलग से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच वैश्विक कार्यनीतिक भागीदारी को और गति देने के लिए उनका अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से निलंबित किए जाने के पक्ष में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा टॉमस ग्रीनफील्ड ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर किए जाने की मांग उठाई थी। 193 सदस्यों में से 93 ने रूस को परिषद से बाहर करने के पक्ष में जबकि 24 ने विरोध में वोट किया। भारत सहित 58 देश तटस्थ रहे। अमेरिकी सीनेट ने कल केटेंजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दे दी। सीनेट में जैक्सन के लिए 47 के मुकाबले 53 वोट पड़े। वे उच्चतम न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी। डेमोक्रेट और निर्दलियों के अलावा 3 रिपब्लिकन सांसदों ने भी जैक्सन का समर्थन किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैक्सन की नियुक्ति को अमेरिका के लिए ऐतिहासिक बताया है। यमन के निर्वासित राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी ने अपनी शक्तियां एक नई राष्ट्रपति परिषद को हस्तांतरित कर दी हैं और उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया है। ये कदम उन्होंने तब उठाया है जब सऊदी अरब ने 7 साल से जारी युद्ध समाप्त करने के
संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बीच हाउथी विरोधी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा 12 करोड़ बैरल तेल जारी किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईंधन कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी से निपटने के लिए अमेरिका ने भी पिछले महीने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से अगले 6 महीने में 18 करोड़ बैरल तेल जारी किए जाने का निर्णय लिया था। भारत ने कहा कि सरकार को आशा है कि इस पहल से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में संतुलन आएगा। भारत की योजना है कि नागरिकों को 2022-23 से ई पासपोर्ट जारी किए जाएं। ये कागज और इलेक्ट्रॉनिकी युक्त पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और बैक कवर में एंटीना लगा होगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि पासपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी उसके डेटा पेज पर छपी होगी और साथ ही चिप में भी संग्रहित होगी। श्री मुरलीधरन ने बताया कि मंत्रालय ने ई पासपोर्ट जारी करने की तकनीकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को सौंपी है। उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट का निर्माण भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ई पासपोर्ट के नमूने का परीक्षण किया जा रहा है और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र तथा बुनियादी ढांचा स्थापित होने के बाद पूर्ण स्तर पर इसका निर्माण और इसे जारी करने का काम शुरू होगा। सैन्य आयुध कोर आज अपना 247वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1775 में 8 अप्रैल को आयुध बोर्ड की स्थापना के साथ ये अस्तित्व में आया था। इस कोर का दायित्व सेना के लिए विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन और साजो सामान की आपूर्ति का है। आयुध सेवा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा ने आकाशवाणी के लिए विशेष संदेश में कहा कि आयुध कोर ने हाल के समय में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। We feel very proud to say that quantum leap has been taken towards automation of entire inventory through successful implementation of CICG Phase 1 and Phase 2 networking project. And we are on the threshold of Phase 3, ushering in pan-India connectivity. कोर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आयुध कोर ने उत्तरी सीमा पर अपनी सक्षमता प्रमाणित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले असाधारण अनुभव साझा करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग माई गव और नमो ऐप पर अपने सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है आपके लिए इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। 8 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लहू से अंकित अमिट दिन है। 1857 में आज ही के दिन अमर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे और बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 में ब्रिटिश सेना ने अपने सिपाहियों को एक नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसे लोड करने के लिए ग्रीज लगे कारतूस के सिरे को दांत से खींचना होता था। ये अफवाह फैली कि कारतूस की चिकनाहट में या तो गाय या सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है।
सिपाहियों को भरोसा हो गया कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कारतूस पर चर्बी का इस्तेमाल किया है। 29 मार्च 1857 को पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देने को कहा। यही मौका है, इस बार या उस बार। आग ऐसी लगी है दिलों में, ना बुझेगी किसी के बुझाए। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों पर हमला किया और प्रतिरोध किए जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुरंत ही उनके मामले की सुनवाई हुई और मंगल पांडे को मृत्यु दंड सुनाया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इस घटना के 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को जन्म दिया। स्वदेश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। आज हम साहसी और निर्भीक मिजो स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महान मिजो चीफ लाल सावुंगा की पुत्री रोपुइलियानी का जन्म 1828 में हुआ था। उनका विवाह दक्षिण लुशई पहाड़ियों के मुखिया वांडुला से हुआ था। सन 1890 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने कुछ मिजो इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। हालांकि मिजो प्रमुखों ने ब्रिटिश सेना का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। रोपुइलियानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रमुख के अधिकार अपने हाथों में ले लिए और अपने गांव रालवांग से शासन शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और लोगों को अंग्रेजों का आदेश ठुकराने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से कहा, आप सबने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन मैं लाल सावुंगा की पुत्री यहाँ डटी हूँ। हम कभी भी विदेशी शासकों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे। रोपुइलियानी अंग्रेजों के विरुद्ध मिजो विद्रोह का शक्तिपुंज और मिजो लोगों को एकजुट करने का प्रतीक बन गईं। उनके प्रतिरोध से क्रोधित अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए। एक मुकाबले में लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट 2 अन्य ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मारा गया। रोपुइलियानी और उनके पुत्र लाल थुआमा पर अन्य प्रमुखों को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया गया। बाद में ब्रिटिश सैनिक रोपुइलियानी को गिरफ्तार करने में सफल हो गए। गिरफ्तारी के बाद भी अंग्रेजों को भय था कि एक बंदी के रूप में रोपुइलियानी को देखकर स्थानीय लोगों में तनाव और आक्रोश बढ़ेगा। 8 अप्रैल 1894 को चटगांव जेल में उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया और लगभग 2 साल तक बंदी रखा गया। 1895 में कारागार में ही रोपुइलियानी की मृत्यु हो गई। अपने पीछे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक विरासत छोड़कर उन्होंने विदा ले ली। स्वदेश की माटी की इस महान पुत्री को हमारा भावभीना नमन। आज हम महान क्रांति दूत साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं। वे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाने जाते थे। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हुआ था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में वो सदा सर्वदा याद रखे जाएंगे। बंकिम चंद्र का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद वो बंगाल में डेप्यूटी कलेक्टर बनाए गए। बंकिम चंद्र ने पद्य लेखन के साथ अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था। बांग्ला भाषा में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है आनंद मठ, जो प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत संकलित है, जिसे बाद में हमारे राष्ट्र गीत का दर्जा मिला। बंकिम चंद्र अपनी साहित्यिक कृतियों और अभियानों से बांग्ला भाषी लोगों की बौद्धिकता को उद्वेलित कर बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना चाहते थे। उनके उपन्यास देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हुए। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र का निधन हो गया।
इस महान राष्ट्रवादी साहित्यकार को हमारा शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को एक पक्का मकान मुहैया कराने का अपना संकल्प पूरा करने के निकट एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य जन भागीदारी से ही संभव हो पाया है। सुनचान में कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला कोरिया के वान हो सो से हो रहा है। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना आज ही थाईलैंड की बुसानन ओंगबा बुरुंगफान से होगा। आईपीएल क्रिकेट में 15वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, शिलंग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और विशाल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। हिंदुस्तान ने इसे इमरान खान को कोर्ट का करारा झटका बताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, नेशनल असेंबली फिर बहाल, नो बॉल निकली इमरान की गुगली। रूस को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार काउंसिल से निलंबित करने की मांग वाले प्रस्ताव पर महासभा में वोटिंग से भारत रहा दूर, नवभारत टाइम्स की खबर है। इसके साथ ही पत्र ने भारत को इस कड़े रुख को भी दिया है कि रूस से रिश्ते पुराने, इसे राजनीतिक रंग न दें। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कल उमर अब्दुल्ला से पूछताछ पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, उन पर फर्जी लोन के जरिए धोखाधड़ी का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हीरोज ऑफ 1971 पुस्तक के विमोचन के अवसर पर यह बयान कि कोई परेशान करेगा तो पूरी ताकत से देंगे जवाब, दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों में है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाने की तैयारी की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, शिक्षा मंत्रालय अगले 20 साल को लक्ष्य कर सीटें बढ़ाने में लगा। मेडिकल इंजीनियरिंग में होगा विशेष ध्यान। ई साइकिल खरीदने वालों को भी मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली सरकार का यह फैसला नवभारत टाइम्स में है। पत्र के अनुसार ई साइकिल की अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया। कल प्रस्ताव पर मतदान का आदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 7वीं वर्षगांठ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी को स्थानीय भाषा का नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में कल संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7.5% आरक्षण देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को बरकरार रखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों की बहाली के लिए मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 11 अप्रैल को वाशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 संवाद में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान। अमेरिकी सीनेट ने केटेंजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दी। इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली अश्वेत महिला होंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।